गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वापस से वो एक नई इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की जो सीरीज चल रही थी ना, अपने वीडियो सीरीज जो कोर्स चल रहा था क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, उसके रेगुलर में एक नेक्स्ट क्लास लेके आया हूँ। इसमें नॉन यूनिकनेस ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पोटेंशियल एंड गोस ट्रांसफॉर्मेशन हम थोड़ा सा जानेंगे। इसमें जो नॉन यूनिकनेस है ना, इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पोटेंशियल होता है, जैसे फाई और ए, स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल है, उसकी एक सिंगल वैल्यू नहीं होती है। वो किसी ट्रांसफॉर्मेशन या रिलेशन से अगर वो सेटिस्फाई होता है इक्वेशन से, तो उसकी दो वैल्यू हो सकती है, तीन हो सकती है, ठीक है ना। तो नॉन यूनिकनेस उसी को कहते हैं। तो जैसे रो को हम जानते हैं कि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, और एक होता है जे, ठीक है ना, वो करंट डेंसिटी है। तो रो और जे है वो सोर्स होता है, रो और जे सोर्स होता है फाई और ए का, ठीक है ना। फाई और क्या है, ए इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पोटेंशियल है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ एक बार। जैसे हमारे जो सोर्सेस हैं, एक तो है रो, ठीक है ना, और एक ही जी। ये जो रो है ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, जे करंट डेंसिटी, और फिर ये है फाई स्केलर पोटेंशियल, और ये है वेक्टर पोटेंशियल। ये जो दो हैं अपने फाई और ए, ये स्केल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पोटेंशियल है। हमने जो पिछली क्लास में हमने लोरेंज कंडीशन पढ़ी थी, वो क्या थी, डाइवर्जेंस ए प्लस म्यू एप्सिलॉन करली फाई अपॉन करली टी बराबर 0। ये हमारी जो लोरेंज कंडीशन थी, ठीक है ना। इसको इंटरलॉकिक रिलेशन भी बोलते हैं, इंटरलॉकिक रिलेशन ए एंड फाई, बिटवीन ए एंड फाई, ठीक है। इसी प्रकार से इंटरलॉकिंग रिलेशन रो और जे में भी होता है, ठीक है ना। वो कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है, वो होती है डाइवर्जेंस जे, ठीक है, प्लस करली करली रो अपॉन करली टी बराबर 0। ये तो है लोरेंज कंडीशन, लोरेंज कंडीशन। ये क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये दोनों भी अपने जो इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल है ए और फाई, उसकी यूनिकनेस को एस्टेब्लिश करती है। इसे ए और फाई अगर हम दूसरे मान रखेंगे और वो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, तो वो उसका मान वो हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब एक सिंगल वैल्यू नहीं होगी, एक फाई, ये इसको प्रूव करती है। इस प्रकार से अपन ने एक पिछले टॉपिक में एक अपन ने मैक्सवेल इक्वेशन भी लिखी थी, वेक्टर और स्केलर पोटेंशियल के रूप में। इसको फिर अपन ने आगे डी-एलम्बर्ट ऑपरेटर के रूप में लिखा था। तो एक इक्वेशन थी डेल स्क्वायर ए माइनस म्यू एप्सिलॉन करली स्क्वायर ए अपॉन करली टी स्क्वायर माइनस ग्रेडियंट। इसके बाद में था अपना वही लोरेंज कंडीशन, डाइवर्जेंस ए प्लस म्यू एप्सिलॉन करली फाई अपॉन करली टी बराबर था माइनस म्यू जे। ये हमारी मैक्सवेल इक्वेशन आई थी, ठीक है ना। एक और आई थी डेल स्क्वायर फाई माइनस म्यू एप्सिलॉन करली फाई अपॉन करली टी स्क्वायर प्लस करली अपॉन करली टी। वापिस लोरेंज कंडीशन, डाइवर्जेंस ए प्लस म्यू एप्सिलॉन करली फाई अपॉन करली टी बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन माइनस में, ठीक है। ये दो हमने मैक्सवेल इक्वेशन लिखी थी। इसमें ए अपन जानते हैं वेक्टर पोटेंशियल, फाई स्केलर पोटेंशियल, और ये जो ब्रैकेट में जो ये लिखी हुई है ये लोरेंज कंडीशन, और ये अपना करंट डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, और ये म्यू और एप्सिलॉन आप जानते हैं। ये मैक्सवेल इक्वेशन है इन फॉर्म ऑफ ए एंड फाई। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है बी और ई, ये किस प्रकार से कुछ रिलेशंस में, जो कि गोल रिलेशन कहलाएंगे बाद में, कैसे इन्वेरियंस लेता है। तो जैसे हम वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं बी, इसको हम लिख सकते हैं कर्ल ए, मतलब
वेक्टर पोटेंशियल का कर्ल। इसी प्रकार से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, ठीक है। इसका जो फाई और ए के रूप में जो फार्मूला होता है वो ये होता है माइनस ग्रेडियंट फाई कर्ली ए अपॉन कर्ली टी। ये दो हमारे पास में रिलेशन है, बी का और ए का, और ई का फाई का ए का। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ए के रूप में, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाई और ए के रूप में। हम क्या करेंगे, ए और फाई के अलग कुछ रिलेशन लेते हैं। जैसे कि देखो ए डैश है, ठीक है, इसका मान लेते हैं हम ए माइनस ग्रेडियंट साई। ये हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन ले लिया। इसी प्रकार से हम फाई डैश लेते हैं, ठीक है, वो मान लेते हैं हम फाई प्लस कर्ली साई अपॉन कर्ली। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन है। ए डैश को इस प्रकार से ए से रिलेट करता है, ये फाई डैश मतलब एक अलग वैल्यू है ए और फाई की, एक अलग अपने वेक्टर पोटेंशियल और स्केलर पोटेंशियल है, ठीक है। इसको बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन। अब हम क्या करेंगे, ये जो ए डैश का मान ये है और ये फाई डैश का, हम क्या करेंगे, हम बी डैश लेंगे। जैसे हम बी डैश लेते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली बी ए के रूप में है, तो जो बी डैश होगा वो ए डैश के रूप में हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये जो पहली वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है ए डैश को ए के रूप में, वो लिख देंगे, माइनस ग्रेडियंट। ये जो ग्रेडियंट होता है ना, ये वेक्टर ही होता है, ठीक है। ये मान ए डैश की जगह ये हमने रिलेशन लिख दिया, ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन से ये लिख दिया। अब ये जो कर्ल ए है, ठीक है ना, ये तो पूरा आ जाएगा, परंतु कर्ल ऑफ ग्रेडियंट साई ये हमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, ये जीरो होता है। तो उस हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये आएगा ग्रेडियंट कर्ल ए, तो ये एक तरह से बी के बराबर देगा, मतलब बी डैश बी के बराबर देगा। तो इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, ठीक है ना, वो इनवेरिएंट है। तो हम बी मैग्नेटिक फील्ड को कह सकते हैं इज नॉन एज गॉस इनवेरिएंट। और ये रिलेशन है, ये गॉस ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन। और ये जो सब कुछ हुआ, हमने जो किया, हमने ए डैश की जगह ये मान रखा, और तो ये हो गया गॉस ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ठीक है ना। हमने क्या करा, बी डैश का मान लिया ए डैश के रूप में, ए डैश की जगह हमने गॉस रिलेशन लिया, गॉस ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन वो रखा, और हमने वापस बी लिया। तो ये जो बी है मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन एज इनवेरिएंट, गॉस इनवेरिएंट। मैग्नेटिक फील्ड गॉस इनवेरिएंट है, और ये गॉस ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो करता है। तो ये प्रूव कर रहा है कि जैसे ए डैश है, ठीक है ना, ये एक वेक्टर पोटेंशियल का एक अगला मान है, जो कि ए में ये चेंज करके आता है, ठीक है। परंतु वो इस कंडीशन को प्रूव कर रहा है, तो ये हो सकता है मान, ठीक है। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो ए डैश है, जो वेक्टर पोटेंशियल है, ठीक है, वो केवल एक वैल्यू या एक पॉइंट वैल्यू नहीं रखता, वो अलग अलग मान रख सकता है, बस कंडीशन प्रूव होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये दोनों इक्वेशन ध्यान रखना। हम क्या करेंगे कि इसमें तो ये लॉरेंज कंडीशन है, इसका मान मैंने शुरू में बताया था जीरो होता है, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। और इसमें डी एलम्बर्ट वाला ऑपरेटर लगा के हम इसको एक अलग रूप में लिखेंगे, आगे काम में लेंगे अभी, इसलिए बता रहा हूँ। वैसे ये पिछले वीडियो में हमने किया हुआ है। चलो ई का करते हैं। ई डैश ले लिया हमने से अलग वैल्यू, माइनस ग्रेडियंट यहाँ ले लिया फाई डैश माइनस कर्ली ए डैश अपॉन कर्ली टी, ये चीज़ हमने एक अलग, ठीक है। अब इसमें हम फाई डैश का फाई से जो गॉस रिलेशन है वो हम रख देते हैं, फाई प्लस कर्ली साई अपॉन कर्ली टी, ठीक है ना, माइनस अब ये ए डैश का ए के रूप में मान जो हमने लिया है वो रख देते हैं, जो रिलेशन है, ठीक है। अब माइनस ग्रेडियंट फाई, और ये जो ग्रेडियंट और डेल अपॉन कर्ली टी साई माइनस है, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस में ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस कर्ली ए अपॉन कर्ली टी आ जाएगा। तो ये जो रिलेशन है वो ये चीज़ आ गई, और इसको हम लिख सकते हैं ई।
ई डैश से हमारे वापस ई पर पहुंच गए, है ना, इस रिलेशन की सहायता से। तो ये गोज ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है, गोज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ई डैश से ई आ गए। और ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इन्वेरिएंट हो गया, गोज इन्वेरिएंट, इस तरह से। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी ये प्रूव कर रहा है कि ये जो फाई है और ये ए है, आर नॉट यूनिक। और एक अपने क्या है कि पीछे हमने मैक्सवेल इक्वेशन निकाली है, ठीक है ना, जो बी और ई हैं वो गोज इनवेरियंस हैं और गोज ट्रांसफॉर्मेशन को के अनुसार ये हमने प्रूव किया। और हमने जो पीछे मैग्नेट मैक्सवेल इक्वेशन हमने लिख रखी है डी एलम्बर्ट ऑपरेटर के रूप में, डी एलम्बर्ट ऑपरेटर ए, ठीक है, बराबर माइनस म्यूजे, और डी एलम्बर्ट ऑपरेटर फाई बराबर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन, ये जो हमने, ठीक है। ये डी एलम्बर्ट ऑपरेटर के रूप में मैक्सवेल इक्वेशन है जिसमें वेक्टर पोटेंशियल और स्केलर पोटेंशियल काम में आया है, और ये जे करंट डेंसिटी और रो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, ये हमने पिछले क्लास में लिखा है, ठीक है ना। तो इन सब से ये प्रूव होता है कि मतलब जो ई डैश से हमने ई प्राप्त किया, बी डैश से बी प्राप्त किया, जो गोज ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया, कि ये जो ए और फाई और ये जो इक्वेशन है ये गोज ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो करता है, और ये प्रूव करता है कि जो ए और फाई है ना आर नॉट यूनिक, मतलब नॉन यूनिकनेस को प्रूव करता है, ठीक। तो हमारा टॉपिक यही था कि भाई नॉन यूनिकनेस ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, पोटेंशियल और जो गोज ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हमने भी स्पष्ट किया, ठीक है ना। थैंक यू।